Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 8th of January 2025. 8 जनवरी 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करेंगे सबसे पहले फ्रंट पेज के साथ। उससे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। इसको रोकना नहीं, इसको बंद नहीं करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया चैनल आपके हवाले है एंड कंटेंट की क्वालिटी मेरे ऊपर रहेगी। और मैं बिल्कुल आपको कई लोग कल पूछ रहे थे मैगजीन क्या करें। अगर आप डेली एनालिसिस कर रहे हैं और थोड़ा नोट साथ में बना रहे हैं ना, तो कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कोई मैगजीन मत पढ़ो। करंट अफेयर्स जितना आएगा वो सब कवर हो जाएगा, और जो नहीं बनने वाला होगा वो नहीं बनेगा, क्योंकि वो 5-6 साल पहले या 2 साल 3 साल पहले का भी पूछता है यूपीएससी कई बार। तो 99% आपका कवर हो जाएगा। 1% के लिए आपको अलग से 10 अलग से किताबें या मैगजीन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो प्लीज स्टिक टू द जो करिकुलम आपने सोचा है वही स्टिक करिए। अलग से कोई मैगजीन आती है तो नहीं कि हर महीने 4 मैगजीन ये पढ़ लें, फोकस पढ़ लें, फिर वो पढ़ लें, ये नहीं करना है। स्टार्ट करते सबसे पहले फ्रंट पेज की न्यूज़ के साथ। यहाँ फ्रंट पेज की एक जो न्यूज़ है वो है जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन के रिगार्डिंग। जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है वो इट हैज़ फॉलन टू अ 4-year लो एट 6.4%। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये प्रोजेक्शंस का मैप बना हुआ है। तो जैसे ये मैप भी अपना हल्का सा याद रखा करिए। क्या होता है, यूपीएससी कई बार इस तरीके से पैटर्न पूछता है कि ये पैटर्न किसका है, या फिर यूपीएससी पूछ लेता है जीडीपी के बारे में, जैसे 3 स्टेटमेंट दे देगा कि जीडीपी पिछले 4 साल में कंटिन्यूसली बढ़ी है, पिछले 3 साल में कंटिन्यूसली ग्रो हुई है, 2 साल में कंटिन्यूसली फॉल हुई है। तो आपको पता रहना चाहिए। जैसे आप देखो 2017-18 के आसपास आपको 6.8% के आसपास दिख रहा होगा। फिर 20-21 के पास तो ये 5% से भी मतलब वो निगेटिव में चला गया है ना, ग्रोथ माइनस की तरफ चली गई। फिर वो वी कर्व आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ, फिर ग्रोथ आई 7, 8, 9, 10 के पास गई, फिर उसके बाद फिर थोड़ा घटी 7, 8 के पास गई, फिर और घटी, फिर अब घट के 6.4% के आसपास है। तो हल्का सा मैप के ऊपर दिमाग रखना कि मैप में कैसा दिख रहा है, बढ़ा घटा है, कोई फिक्स्ड पैटर्न तो नहीं है ना। दैट इज द थिंग। जीडीपी का जो एस्टिमेट आता है कहाँ से आता है, तो एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, वहां से निकलता है, एनएसओ से निकलता है। ये आपको पता रहना चाहिए। जीडीपी वैसे तो आपको पता ना क्या है, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि इंडिया की बाउंड्री के अंदर, इंडिया की बाउंड्री के अंदर, इंडिया का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके अंदर प्रोडक्शन कितना हो रहा है और गुड्स एंड सर्विसेज का। और ये इंडियन प्लस फॉरेन कंट्री कंपनीज दोनों के काउंट होंगे, क्योंकि इसमें जो बाउंड्री होती है वो इंडिया की बाउंड्री रहती है, ठीक है ना। उसके अंदर अब चाहे कोई भी कंपनी हो, सब कुछ ऐड होता है, ठीक है। अब जो जीडीपी अब निकालते हैं अपन, उसमें अब आजकल आपको पता है नया मेथड है, ग्रॉस वैल्यू एडेड के टर्म्स में, रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड के टर्म्स में निकालते हैं। तो इट हैज रेकन टू राइज 6.4% रिलेटेड टू लास्ट ईयर 7.2। तो लास्ट ईयर यानी 23-24 में 7.2% था, यही जो जीडीपी की ग्रोथ है, जिसको हम रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड में निकालते हैं। द टर्म्स विच वी यूज इज ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। तो 6.4% इस बार रहेगी, ये प्रोजेक्शन है, और 2023-24 में 7.2% थी, ठीक है। एग्रीकल्चर इज एक्सपेक्टेड टू राइज 3.8% फ्रॉम 1.4% लास्ट ईयर। तो एग्रीकल्चर में हमको थोड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगी, पॉजिटिव। देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज, यहाँ पे 9.1% की ग्रोथ होगी, लास्ट ईयर 7.8% की थी, तो यहाँ कुछ फायदा मिलेगा। लेकिन जो घटा है वो कहाँ दिख रहा है आपको, मैन्युफैक्चरिंग जीवीए, जो ग्रॉस वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग का है, इट इज एक्सपेक्टेड टू नियरली हाफ, मतलब हाफ हो जाएगी। लास्ट टाइम 23-24 में 9.9% थी मैन्युफैक्चरिंग जीवीए, ये थोड़ा ज्यादा होना चाहिए वैसे, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग आपकी मतलब कम हो रही है, और इस बार 5.3% है। और एक और इंडिकेटर है जैसे कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है कि कितना फ्रेश इन्वेस्टमेंट आप इकोनॉमी में ऐड कर रहे हो, तो उसकी पेस काफी घट गई है। लास्ट ईयर ये 9% के आसपास था, इस बार केवल 6.4% रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो पैरामीटर्स है, कौन कौन से पैरामीटर्स डिटरमाइन करते हैं कि ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना है, कितना बढ़ा, और उन सारे पैरामीटर्स को मैंने आपको बता दिया। जीडीपी की बड़ी क्रूड सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई, पर बहुत ज्यादा हमको मेथोडोलॉजी भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एक मेरा वीडियो बना हुआ है जीडीपी कैसे कैलकुलेट करें, उसको जरूर देख लीजिएगा। 16-17 मिनट का वीडियो, उसमें सारे पैरामीटर्स मैंने दिए हुए हैं ना, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में डाल दूंगा। दूसरा यहाँ पे जीडीपी का मैप जो हमने देखा है वो भी आप दिमाग में रखिएगा। इस तरीके से भी स्टेटमेंट्स आ सकते हैं कि लास्ट 4 ईयर लगातार बढ़ा है, लास्ट 4 ईयर लगातार घटा है, या जो भी है ना। गेट रेडी फॉर दैट। अगला देखो न्यूज दिख रहा है, अर्थक्वेक इन तिब्बत किल्स 126। तो अब यहाँ पे देखो हम ये नहीं देखेंगे कि तिब्बत में कहाँ अर्थक्वेक आया, कैसे अर्थक्वेक आया, बस थोड़ा सा अर्थक्वेक चूंकि मेजरमेंट के बारे में है तो मैं आपको बता दूं। अर्थक्वेक को मेजर करने के 2 अपने पास तरीके हैं, एक होता है मर्केली स्केल और एक होता है सीस्मोग्राफ। दीज आर द 2 टूल्स विच आर यूज्ड फॉर स्टडीइंग द अर्थक्वेक्स।
याद रखिएगा। मर्केली स्केल जो होती है वो होती है फॉर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। अगर आपको क्वालिटी ऑफ अर्थक्वेक देखनी है, देखो इंटेंसिटी का मतलब है कि कितना उसका फोर्स रहा। देखो एक होती है रिक्टर स्केल, जैसे जिसमें हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं, रिक्टर स्केल, और ये होती है मर्केली स्केल। तो मर्केली स्केल जो होती है दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक विच इज बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्व्ड इफेक्ट ऑन द पीपल। मतलब कि हो सकता है अर्थक्वेक कितना भी कम हो या ज्यादा हो, लेकिन उसका इंपैक्ट कितना पड़ा एक्चुअल लोगों के ऊपर, उसको हम मानते हैं मर्केली स्केल पे। इट्स अ क्वालिटेटिव स्केल। रेंज होती है इसकी फ्रॉम 1 to 12, जो कि आपका रोमन्स में है, रोमन 1 से रोमन 12। 1 होता है नॉट फेल्ट एंड 12 होता है टोटल डिस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो इट डिस्क्राइब्स द ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड विजिबल डैमेजेस कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। देन सेकंड मैंने आपको बताया कि रिक्टर स्केल या फिर जो सीस्मोग्राफ है दैट इज फॉर योर जो अर्थक्वेक का नापते हैं ना 0 से 10 में रहती है ये, है ना, रिक्टर स्केल। तो इंटेंसिटी लेकिन अगर आपसे कोई पूछे तो वो होगी आपकी द मर्केली स्केल, ठीक है ना। इंटेंसिटी इज फ्रॉम द मर्केली स्केल। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। अच्छा, इसमें एक चीज आप मुझे जरूर बताइएगा। लेट मी आस्क यू क्वेश्चन। देयर आर पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स, है ना, ये आपको पता ना। आपको बताना है कि इनमें से सॉलिड लिक्विड गैस से कौन सी निकल जाती है, केवल सॉलिड से कौन सी निकलती है, और इसमें आपको बताना है मुझे कि सबसे पहले कौन सी मिलती है आपको सरफेस पे, ठीक है ना। आई होप यू विल बी एबल टू आंसर मी दीज 3 क्वेश्चंस। बहुत इजी क्वेश्चन है, पी एस एल वेव्स के रिगार्डिंग पूछ रहा हूं आप लोगों से, है ना। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो देखो। रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू फॉर 9 ट्रैप्ड कोल माइनर्स इन असम। अब असम का दीमा हसाओ जो रीजन है, दीमा हसाओ, तो पहले तो आप ये भी याद रखना कि रीजन कहाँ पर है। तो जैसे दीमा हसाओ अगर कहीं पूछो तो इट्स इन असम। तो यहाँ पे कुछ कोल माइनर्स हैं जो कि ट्रैप हो गए थे, है ना। द कोल माइनर्स वर ट्रैप्ड एंड उनको रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो उसकी नेवी के हाथ में उसकी कमांड है, उसके ऊपर ये आर्टिकल है। लेकिन मैं आपको ये आर्टिकल जो बता रहा हूँ यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो माइनिंग के रिलेशन में बताऊंगा। माइनिंग आप सबको पता है क्या होता है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूएबल मिनरल्स, ओर्स और अदर जियोलॉजिकल मटेरियल्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। ये माइनिंग की प्रोसेस होती है जो कि एक्सट्रैक्ट करती है वैल्यूएबल मिनरल्स को, ओर्स को और अदर जियोलॉजिकल मटेरियल्स को फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, ठीक है ना। अब इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनिंग जो है इट इज बेस्ड अपॉन द लोकेशन एंड टाइप ऑफ रिसोर्सेज बीइंग एक्सट्रैक्टेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे कैसे इसकी माइनिंग होती है। तो पहली है सरफेस माइनिंग। तो सरफेस माइनिंग जो होती है वहां पे आप सरफेस के ऊपर बहुत ही शैलो डेप्थ पे ही आप अर्थ से माइन कर लेते हो रिसोर्सेज को, ओर्स को, ठीक है ना। तो सरफेस माइनिंग इज द माइनिंग। सरफेस माइनिंग के 2 मेथड है मेन। एक है ओपन पिट माइनिंग और दूसरा है स्ट्रिप माइनिंग, ठीक है ना। ओपन पिट माइनिंग जो होती है वो है लार्ज पिट्स डग किए जाते हैं, लार्ज पिट्स खोदे जाते हैं एंड दे एक्सट्रैक्ट ओर्स लाइक कॉपर एंड आयरन। देन स्ट्रिप माइनिंग जो होती है तो स्ट्रिपिंग अवे लार्ज एरियाज ऑफ सॉइल एंड रॉक टू रीच द मिनरल डिपॉजिट्स। तो स्ट्रिपिंग अवे लार्ज एरियाज ऑफ सॉइल एंड रॉक टू रीच द मिनरल डिपॉजिट, तो स्ट्रिप माइनिंग कहलाती है। देन एक माउंटेन टॉप रिमूवल भी होती है जिसमें आप कोल माइनिंग के लिए आप यूज करते हो, वे द टॉप ऑफ द माउंटेन इज रिमूव्ड। तो माउंटेन रिमूवल माइनिंग जो होती है, माउंटेन टॉप रिमूवल, वो भी एक मेथड होता है। देन सरफेस माइनिंग के बाद एक होता है अंडरग्राउंड माइनिंग। यहाँ पर अपन अंडर सरफेस और अंडरग्राउंड समझ रहे हैं। सरफेस का हमने आपको तरीके बता दिए 3। अब अंडरग्राउंड माइनिंग जो है तो मिनरल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बीनीथ द अर्थ सरफेस, जहां पे टनल्स और शाफ्ट्स के पास होके जाना पड़ता है, ठीक है ना। जो बहुत डीप और डिपॉजिट्स होते हैं उनको निकालने के लिए काम आता है। प्लेसर माइनिंग ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स फ्रॉम सेडिमेंट्स इन रिवरबेड्स और स्ट्रीम्स, एग्जांपल गोल्ड और डायमंड। तो प्लेसर माइनिंग जो होती है इट इज फॉर माइनिंग ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल्स फ्रॉम सेडिमेंट्स इन रिवरबेड्स और स्ट्रीम्स। ये गोल्ड और डायमंड जैसे उनको निकालने के लिए। इन सिटू माइनिंग क्या होती है, इट्स अ केमिकल प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ विदाउट फिजिकल एक्सकेवेशन। एक इन सिटू माइनिंग भी होती है विदाउट फिजिकल एक्सकेवेशन। इसमें यूरेनियम एंड कॉपर के लिए यूज करते हैं इसको, है ना, यूरेनियम के लिए और कॉपर के लिए केमिकल प्रोसेस यूज होती है इसमें। एक ड्रेजिंग नाम की प्रोसेस भी है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम सीबेड कॉमनली यूज्ड फॉर सैंड एंड ग्रेवल। तो सीबेड सैंड एंड ग्रेवल के लिए जो यूज होता है तो उसे ड्रेजिंग कहते हैं। अब एक माइनिंग जो बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल माइनिंग होते हैं रैट होल माइनिंग। तो रैट होल माइनिंग कॉन्ट्रोवर्शियल और हैजार्डस माइनिंग प्रैक्टिस है प्राइमरली, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मेघालय में पाई जाती है। कई बार इसके ऊपर आर्टिकल भी आया है, बैंड भी है रैट होल माइनिंग, लेकिन कई लोग मेघालय में करते भी हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं रैट होल माइनिंग के कि नैरो वर्टिकल पिट्स खोदे जाते हैं
फिर उन्हीं के थ्रू मैनुअल लेबर वर्कर जो होता है क्रॉल करता है नैरो टनल्स में, और वो जाकर के फिर कोल और अदर मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करता है, और यही में फिर लोग फंसते हैं, ये जो आपकी ये रैट होल माइनिंग है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इनफॉर्मल है, काफ़ी अनरेगुलेटेड है, इलीगल भी है, और ये न केवल डिफॉरेस्टेशन कॉज करता है बल्कि वाटर पोल्यूशन, सॉइल डिग्रेडेशन, सारी चीज़ें, इसके इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ये बहुत ज़्यादा है। तो ये इट्स अ फिनोमिनन ऑफ द रैट होल माइनिंग। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इस केस में रैट होल माइनिंग थी कि नहीं, बट ये आपको याद रखना है कि सबसे कंट्रोवर्शियल यही है, इट्स इलीगल, इट्स नॉट सपोर्टेड, है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है, तो यू कैन मूव अहेड विद मी। नेक्स्ट इज इंडिया यूएस टू जॉइंटली मैन्युफैक्चर इंटरऑपरेबल सोनो बॉयज फॉर नेवी। ये जो सोनो बॉयज है फॉर नेवी, सोनो बॉयज क्या होता है वो आपको बता दूं, दे आर स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस यूज्ड इन अंडर वाटर एकॉस्टिक्स। ये अंडर वाटर यूज किए जाते हैं पानी के अंदर टू डिटेक्ट एंड मॉनिटर साउंड बीनीथ द सर्फेस ऑफ द वाटर, है ना। सर्फेस ऑफ वाटर के अंतर्गत जो साउंड है उसको डिटेक्ट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। दे आर कॉमनली डिप्लॉयड बाय नेवल फोर्सेस, रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट्स टू गैदर डेटा अबाउट मरीन एनवायरनमेंट एंड एक्टिविटीज। कॉमनली इनको डिप्लॉय किया जाता है बाय नेवल फोर्सेस, रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट्स टू गैदर डेटा अबाउट द मरीन एनवायरनमेंट एंड एक्टिविटीज, ठीक है ना। और की फीचर्स सोनो बॉय से क्या होते हैं कि टिपिकली दे आर सिलेंड्रिकल, कॉम्पैक्ट, डिजाइन टू बी डेवलप्ड डिप्लॉयड फ्रॉम एयरक्राफ्ट और शिप्स, एयरक्राफ्ट या शिप से डिप्लॉय होते हैं। दे आर इक्विप्ड विद सेंसर्स, रेडियो ट्रांसमीटर्स, जीपीएस ट्रैकिंग एक्सेट्रा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आप देख सकते हो कैसे हैं, दिखते हैं जैसे मैंने बताया वैसे ही दिखते हैं ना। तो इंडिया और यूएस जो है वो सोनो बॉयज जो हैं फॉर अंडर सी डोमेन अवेयरनेस, यूडीए, अंडर सी डोमेन अवेयरनेस फॉर इंडियन नेवी, इनको टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय किया जाएगा डीप सी और ओशंस में। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग। सोनार का प्रिंसिपल यूज होता है बेसिकली मेरे हिसाब से, तो है ना, सोनो बॉयज इसलिए लिखा भी है, सोनार का प्रिंसिपल यूज करते हैं, दैट इज द थिंग। अगला है देखो, भारत पोल टू एड इन नैबिंग फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स वेयर एवर दे हाइड। अब यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट किया भारत पोल पोर्टल को। भारत पोल पोर्टल क्या है? इट एम्स टू प्रोवाइड पुलिस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज इन इंडिया विद अ सीमलेस कनेक्ट टू द इंटरपोल। तो एक तरीके से ये एक ऐसा पोर्टल है जो कि इंडियन एजेंसीज को, इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज को सीमलेस कनेक्ट देगा टू द इंटरपोल। इंटरपोल आपको पता है इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कमेंट सेक्शन में आप लिख करके बताना इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां पर है, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना। दूसरा क्वेश्चन है आज का, आई होप यू विल बी एबल टू आंसर। कमेंट करना मत भूलें, आंसर जरूर बताएं। अब देखते हैं, अभी जैसे इंडिया में ऑलरेडी एक इंटीग्रेशन का चल रहा है इंडियन एजेंसीज का, वो क्या है आप सबको पता है ना। इंडियन एजेंसीज का जो चल रहा है वो है आईसीजेएस है, इसको बोलते हैं इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसमें सारे पिलर्स आपस में कनेक्टेड हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रिजन्स हो, चाहे कोर्ट्स हो, चाहे फोरेंसिक हो, चाहे प्रोसिक्यूशन हो, चाहे मेडिकल लीगल हो, है ना, चाहे फॉरेस्ट हो, ये सारे इसमें पिलर्स कनेक्टेड हैं आईसीजेएस में, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, ठीक है। वैसे ही इंडियन एजेंसीज को कनेक्ट करना है टू द इंटरपोल विच इज इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ताकि कई बार जो लोग यहाँ से भाग जाते हैं, इंडियन सिस्टम को छोड़ करके भाग जाते हैं और दूसरी कंट्रीज में बसते हैं, उनको नैब किया जा सके, पकड़ा जा सके। तो अमित शाह जी ने यही बोला कि इस बार चूंकि जो क्रिमिनल बिल्स हैं उसमें एक प्रोविजन ऐड कर दिया गया है कि कहीं पे भी वो छुपे हो तो हम एब्सेंशिया भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं। वी कैन स्टार्ट द प्रोसिक्यूशन एब्सेंशिया, मतलब उनके एब्सेंट में भी, ट्रायल्स इन एब्सेंशिया, है ना, फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स के लिए ट्रायल्स इन एब्सेंशिया स्टार्ट कर सकते हैं विद कैपेबिलिटीज ऑफ भारत पोल। अगर हम भारत पोल की कैपेबिलिटी को इंक्लूड कर देना हो तो दे कैन बी ब्रॉट टू जस्टिस वेयर एवर दे हाइड, कहीं पे भी छुपे रहे। तो ये पोर्टल बनाया किसने? ये पोर्टल बनाया सीबीआई ने। 5 की मॉड्यूल्स हैं भारत पोल के, कनेक्ट, इंटरपोल नोटिसेस, रेफरेंसेस, ब्रॉडकास्ट एंड रिसोर्सेज, ठीक है ना। ये टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है, सपोर्ट रहेगा इसमें फॉर द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, भारत पोल पोर्टल अच्छा है, समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। प्रवासी भारतीय दिवस टू बिगिन टुडे इन उड़ीसा। यहाँ पे मेन है प्रवासी भारतीय दिवस। क्या होता है प्रवासी भारतीय दिवस या नॉन रेसिडेंट इंडियन डे? हर साल 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है टू ऑनर द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा जो है उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए, जो कि दूसरी कंट्रीज में रह रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस क्यों सेलिब्रेट होता
होता है तो 9 जनवरी को महात्मा गांधी जो थे ही रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, 1915 9 जनवरी ही रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, एंड दिस इवेंट इज अ सिंबॉलिक बिकॉज गांधी जी एज अ प्रवासी नॉन रेसिडेंट थे उस समय, ही लेड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड मेड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द इंडियन हिस्ट्री, तो दैट इज व्हाई इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, है ना। आगे देखते हैं, वी नारायणन स्पेसक्राफ्ट एंड रॉकेट प्रोपल्शन एक्सपर्ट अपॉइंटेड इसरो चेयरमैन। तो अब जो सोमनाथ जी हैं, एस सोमनाथ, उनकी जगह वी नारायणन हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू स्पेस secretary, as the new space secretary. Dr. Narayan, who is currently director of Liquid Propulsion System Center, LPSC के ये currently director है Liquid Propulsion System Center के. He will be the new chairman of Indian Space Research Organization. इसरो के नए चेयरमैन होंगे वी नारायणन, and he will take over from एस सोमनाथ, है ना। 14 जनवरी को he will take over एस सोमनाथ जी से। एस सोमनाथ आपको पता है चंद्रयान 3, गगनयान का स्टार्टिंग, आदित्य 11, ये सारे मिशन उन्होंने किए, काफी फेमस हैं, और उनकी जगह भी इनको लाया जा रहा है, ठीक है ना। तो वी नारायणन नाम आप जरूर याद रखिएगा। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर की ये अभी डायरेक्टर हैं करंटली, है ना। आगे मूव करते हैं। हाउ क्यूरियोसिटी ड्रिवन रिसर्च इनटू अ वर्म वॉन 4 नोबल्स। अब 4 नोबेल प्राइज जीते जा चुके हैं एक सिंगल वर्म के स्टडी को करने के लिए। तो ये जो वर्म आपको दिख रहा है, इट इज सिनोर हैबिडिटिस एलिगेंस, सी एलिगेंस बोलते हैं इसको। देखो नाम लिखा हुआ है। अब आप लोग जो लोग बहुत बड़े अंग्रेजी के तोप खान हो, वो इसको पूरा सही पढ़ लोगे, लेकिन मैं इसको ऐसे ही पढ़ पाऊंगा। कैसे पढ़ पाऊंगा, एक सेकंड हाईलाइट कर लूँ पहले। हाँ, मैं इसको पढ़ूंगा सिनोर हैबिडिटिस एलिगेंस पढ़ूंगा, सिनोर हैबिडिटिस एलिगेंस पढ़ूंगा, और इसको सी एलिगेंस भी बोला जाता है ना। अब काइनोर मत पढ़ने लगा, सिनोर ही होगा, CAE सिनोर ही पढ़ा जाता है। तो दैट इज द थिंग। सी एलिगेंस की रिसर्च में 4 नोबेल मिल चुके हैं, उसी के बारे में ऑथर ने बोला। सबसे पहले 2024 का नोबेल प्राइज जो कि है विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुवकुन को दिया गया है, विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रुवकुन, एंड इट इज फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनएज एंड देयर रोल इन जीन एक्सप्रेशन। माइक्रो आरएनएज, mRNAs की स्टडी की गई थी, एंड देयर रोल इन जीन एक्सप्रेशन। और इसमें जो मॉडल ऑर्गेनिज्म इन्होंने स्टडी किया था वो नीमाटोड सिनोर हैबिडिटिस एलिगेंस, यानी सी एलिगेंस ही यूज किया था। नीमाटोड रहता है, ठीक है ना, इट्स अ नीमाटोड। सी एलिगेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा ऑथर ने इस आर्टिकल में बताएं कि दे आर सिंपल, दे आर ट्रांसपेरेंट, दे आर 1 मिलीमीटर लॉन्ग, दे कंटेन ऑर्गन सिस्टम सिमिलर टू ह्यूमंस, है ना, एंड दे सर्व एज अ वर्सेटाइल टूल टू अनकवर फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स व्हिच आर एप्लीकेबल टू ह्यूमंस। क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गन सिस्टम है, दैट इज सिमिलर टू ह्यूमंस, देयरफॉर दे सर्व एज अ वर्सेटाइल टूल टू अनकवर फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स व्हिच आर एप्लीकेबल टू ह्यूमंस, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब इसमें कुछ रिसर्चेज जिससे रिलेटेड हैं नोबेल विनिंग डिस्कवरीज, उसमें प्रोग्राम्ड सेल डेथ 2002 का जो नोबेल प्राइज है सिडनी ब्रेनर, रॉबर्ट हॉर्विट्स, जॉन सल्स्टन को दिया गया था। दैट वाज फॉर द सेल डेथ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, जेनेटिक रेगुलेशन ऑफ सेल डेथ एंड ऑर्गन डेवलपमेंट, है ना, इसको स्टडी किया था। RNA इंटरफेरेंस 2006 का नोबेल प्राइज है, जिसको एंड्रयू फायर एंड क्रेग मेलो को दिया गया था। डिस्कवरी ऑफ RNA इंटरफेरेंस, जिसको जीन साइलेंसिंग भी कहा जाता है, डिस्कवरी ऑफ RNA इंटरफेरेंस या जीन साइलेंसिंग यूजिंग डबल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है ना। फिर उसके बाद 2008 की नोबेल प्राइज थी, वो थी ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन, 2008 नोबेल प्राइज केमिस्ट्री का। कंट्रीब्यूटर्स इसमें थे ओसामू शिमोमुरा, मार्टिन चैल्फी, रॉजरसीन, है ना, एंड माइक्रो RNA 2024 का नोबेल प्राइज। तो दैट दीज वर द स्टडीज जो कि सिनोर हैबिडिटिस एलिगेंस या सी एलिगेंस के ऊपर है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है द मोर फ्लेक्सिबिलिटी बट ग्रेटर चैलेंजेस। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, मैं आपको बता देता हूँ। ये आर्टिकल लिखा गया है UGC की नई गाइडलाइंस जो हायर एजुकेशन पे आई हैं, उसमें उन्होंने 2 नए कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किए हैं। एक है एक्सेलरेटेड प्रोग्राम, मतलब टू कंप्लीट द डिग्रीज आइदर अर्लियर एक्सेलरेटेड प्रोग्राम में या फिर लेटर, यार एक्सटेंडेड प्रोग्राम। तो एक्सेलरेटेड प्रोग्राम और एक्सटेंडेड प्रोग्राम दोनों ही स्टैंडर्ड ड्यूरेशन से ज़्यादा या कम टाइम पीरियड के
के लिए प्रोग्राम है। एंड दे फोस्टर फ्लेक्सिबिलिटी एंड अलाइन इंडियन हायर एजुकेशन विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले इसके एडवांटेजेस की बात करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी जब भी स्टूडेंट्स को आएगी वो एक अच्छा ही फैक्टर माना जाता है, क्योंकि वो अपने कैरियर को अपने अकॉर्डिंग टेलर कर सकते हैं, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। दूसरा है इट अलाइंस विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ऑब्वियस सी बात है, हमारे उसमें था कि भैया इस तरीके की आप अप्रोच रखो, तो वो भी फुलफिल हो रही है। देन फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम है, तो स्टूडेंट्स दे कैन प्रोग्रेस एट देयर ओन पेस, डिजाइन देयर ओन लर्निंग ट्रेजेक्ट्री। ये फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम का बेनिफिट है। चैलेंजेस अब क्या क्या है? सबसे पहले ऑथर ने कहा कि भाई इट इम्पैक्ट्स द एजुकेशनल डेप्थ। अब आप एक्सेलरेटेड प्रोग्राम में अगर आप जाओगे तो वो डेप्थ और वो रिगर ऑफ लर्निंग नहीं रहेगी, ठीक है। इट माइट लीड्स टू प्रोक्रेस्टिनेशन। और एक्सटेंडेड प्रोग्राम में अगर जाओगे तो इट माइट लीड टू प्रोक्रेस्टिनेशन कि भाई ठीक है अपने पास तो बहुत टाइम है, आज करे सो काल कर। एक है काल करे सो आज कर, अब एक है आज करे सो काल कर, है ना। प्रोक्रेस्टिनेशन, डिमिनिशिंग डिग्री वैल्यू, डिग्री की वैल्यू घटती जाएगी। भाई 10 साल में कर रहे हैं, क्या वैल्यू रह जाएगी, ठीक है। फिर टेक्निकल एजुकेशन चैलेंजेस भी हैं। तो ऑथर ने कहा कि जैसे भैया कि आप जो इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड्स होती हैं, दे रिक्वायर एक्सटेंसिव थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। एक्सेलरेटेड डिग्री कहीं इसको ओवर सिंप्लीफाई ना कर दे लर्निंग को, है ना, लर्निंग को ओवर सिंप्लीफाई ना कर दे, है ना। लैब वर्क के टाइम ना घटा दें, इंटर्नशिप के टाइम ना घटा दें। और उसी तरीके से अगर इंक्रीज्ड प्रोग्राम है तो वो फाइनेंशियल बर्डन को बढ़ाएगा, डिस्करेज करेगा इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड स्टूडेंट्स को। तो ये भी एक नुकसान है। बहुत अच्छा नुकसान बताया इसने, आप सब लिख लीजिएगा इसको, बहुत अच्छा आर्टिकल है ये। इंस्टीट्यूशनल एडेप्टेशन, अब फिर अगर आप रिस्ट्रक्चर करोगे करिकुलम को, टीचिंग मेथड को, तो इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है। और यूनिवर्सिटीज़ के पास इतने रिसोर्सेज होते नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इंप्लीमेंट करने के चक्कर में खिचड़ी बन जाए, ठीक है ना। एंड इसके अलावा प्रैक्टिकल एंड इक्विटी कंसर्न्स भी हैं, जैसे कि डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा इंडिया में, अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स कहीं लैक ना कर जाए टेक्नोलॉजी में, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ जाएंगी, है ना। फैकल्टी क्या आपकी रेडी है या नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑथर ने बताई है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। बहुत अच्छा आर्टिकल था, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया आपसे, और आपको भी समझ में आ गया होगा इसकी वैल्यू, है ना। वाई इज देयर अ ड्रॉप इन स्कूल एनरोलमेंट्स। तो अभी रिसेंटली एक डेटा निकाला गया और इस डेटा में ये पता चला कि 1 से 12 तक के बच्चों में 1.22 करोड़ का ड्रॉप देखने को मिला है, ठीक है ना। तो द डेटा कलेक्शन हैज शोन द नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स हैड डिक्लाइंड अ लॉट। नई मेथडोलॉजी एक्चुअली यूज़ की गई थी, जिसमें आधार नंबर्स का यूज़ किया गया, और आधार नंबर के यूज़ करने का समझ में आया इनको कि भैया क्योंकि डुप्लीकेट और इन्फ्लेटेड एनरोलमेंट्स बहुत ज़्यादा दिख रहे थे, डुप्लीकेट और इन्फ्लेटेड एनरोलमेंट्स दिख रहे थे, है ना, उसको कम करने के लिए। अब पॉसिबल कॉजेज़ क्या क्या है? तो जैसे सबसे पहला पॉसिबल कॉज ये है कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स खत्म हो गए, इसलिए आपको नंबर एक कम दिख रहा है। दूसरा रीज़न है कि भैया जो पहले फिगर्स आते थे वो ओवर एस्टिमेटेड फिगर्स थे, इन्फ्लेटेड फिगर्स हुआ करते थे 5 से 6% के। देन तीसरा रीज़न है कि डिक्लाइन इन गवर्नमेंट स्कूल्स। गवर्नमेंट स्कूल्स जो कि यूडाइस प्लस के अंदर कवर्ड है, जो सर्वे है, उसका नंबर काफ़ी घटता जा रहा है। कई स्कूल्स बंद भी कर दी गई है ना, तो दैट इज़ अगेन अ थिंग, है ना। तो ये सारी रीजंस ऑथर ने यहाँ पे बताए। हालांकि गवर्नमेंट ने कोई भी रीजन नहीं बताया, बट दीज आर। और जो मोस्ट क्लोजर्स हुए स्कूल के गवर्नमेंट के, वो हुए जम्मू कश्मीर, असम, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पे, ठीक है। तो दैट इज द रीजन विच इज देयर, है ना। एंड कई बार क्या होता है, कई स्कूल्स मर्ज कर दी जाती हैं या शट डाउन कर दी जाती हैं। अब जैसे चलते हुए सेशन में अगर स्कूल शट डाउन कर दी गई, मर्ज कर दी गई, तो उसके बाद पेरेंट्स आर ऑल्सो रिलेक्टेंट टू सीक एडमिशन, है ना। फिर पेरेंट्स भी सीक नहीं करती, ये भी एक रीजन है। देन एक रीजन ऑथर ने ये भी दिया कि राइट टू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि प्राइमरी स्कूल हर 1 किलोमीटर के आसपास होनी चाहिए। तो वो चीज़ क्या स्ट्रिक्टली फॉलो हुई है ग्राउंड में, वो भी एक ऑथर ने बताया कि ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या कुछ और आर्टिकल है। तो यहाँ पे है न्यू शिप बिल्डिंग फैसिलिटी एंड कार्गो टर्मिनल फॉर कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट को नई शिप बिल्डिंग फैसिलिटी और कार्गो टर्मिनल प्रोवाइड किया जा रहा है। इस आर्टिकल में अपन बात करेंगे कुछ पोर्ट्स की, मेजर पोर्ट्स इंडिया के कौन कौन से हैं। तो कांडला पोर्ट, जिसको दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं, गुजरात में सिचुएटेड है। नहावा शेवा पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT महाराष्ट्र मुंबई के पास सिचुएटेड है। देन मार्मागांव पोर्ट गोवा में है, वेस्टर्न कोस्ट में, है ना, मार्मागांव। न्यू मैंगलोर आपको पता है कर्नाटका में है, इट हैंडल्स ऑयल फर्टिलाइजर्स। कोचीन पोर्ट कोची में है ना, इट इज़ नोन फॉर हैंडलिंग स्पाइसेस एंड मरीन प्रोडक्ट्स। चेन्नई पोर्ट जो फिर है वो तमिलनाडु में लोकेटेड है। इसके अलावा कामराजर पोर्ट एन्नोर जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है। टुटिकोरिन पोर्ट VO चिदम्बरनार पोर्ट, ये भी तमिलनाडु में सिचुएटेड है। विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश, मेजर पोर्ट फॉर कोल, आयरन ओर एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पारादीप पोर्ट
उड़ीसा में है, एंड हल्दिया पोर्ट कोलकाता में है वेस्ट बंगाल, पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान एंड निकोबार में है, ठीक है ना। मेजर प्राइवेट पोर्ट्स की बात करें तो मुंद्रा पोर्ट जो कि गुजरात में है, हजीरा पोर्ट गुजरात में है, दहेज पोर्ट गुजरात में है, दीघी पोर्ट महाराष्ट्र में है, जयगढ़ पोर्ट महाराष्ट्र में है, कृष्णपट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में है, गंगावरम पोर्ट आंध्र प्रदेश में है, कट्टुपल्ली पोर्ट तमिलनाडु में है, धामरा पोर्ट उड़ीसा में है, गोपालपुर उड़ीसा में है। तो ये नाम जरूर याद रखना, मैंने प्राइवेट भी बता दिए और मेजर पोर्ट्स भी बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.